ये वो कहानी है जहां इंसान ने पूरी आकाश गंगा को आबाद कर लिया है। लाखों ग्रहों पर अरबों खरबों इंसान रहते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह सफर करना अब मुश्किल नहीं। कला विज्ञान में वो इतने आगे है कि जो चीजें हमें ख्याली लगती अब वो सच हो चुकी है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, प्रकाश की गति से सफर करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स को समझना, और ऐसी अनगिनत थीरीज जो हमें सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी अब वो सच बन चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या इंसान की फितरत भी बदली है या अभी भी वो हिंसक है? इस कहानी का नाम है द फाउंडेशन। कहते हैं कि अगर 70 साल पहले आइजैक आसिमोव के द्वारा ये ना लिखी होती तो आज स्टार वॉर्स और ड्यून जैसी कहानियों का कोई वजूद ना होता। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसे सही से समझने के लिए सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो हम कहानी के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे आप कहानी से जुड़ पाए। हमने जब भी कोई सीरीज एक्सप्लेन की है सब कुछ डिटेल से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो इस पर भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। तो इस कहानी का समय आज से 50,000 साल बाद का दिखाया गया है। अतीत में जब पहली बार इंसान ने ऐसे अंतरिक्ष यान बनाना शुरू कर दिए जो काफी कम समय में बहुत लंबा सफर तय करते हैं, वहीं से असली शुरुआत हुई थी। पृथ्वी से इंसान कई और ग्रहों पर चला गया और गुजरते समय के साथ साथ पूरी आकाश गंगा में जितने भी जीने लायक ग्रह थे वो इंसानों ने आबाद कर दिए। माना कि इंसान कला विज्ञान में काफी आगे तक जा चुके थे, मगर वो कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकते। इसलिए जितने ज्यादा इंसान होंगे इतने ही अलग अलग राय, अलग सोच और अलग विश्वास होगा। हमेशा की तरह इंसानों के बीच युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ग्रहों के इंसान कमजोर थे तो कुछ के शक्तिशाली, मतलब के दौलत, टेक्नोलॉजी और सूझबूझ के मामले में। तो ऐसे में एक महान साम्राज्य ने जन्म लिया जिसे इस कहानी में साम्राज्य यानी कि एम्पायर ही कहते हैं। वो इतने शक्तिशाली बन गए थे कि पूरे आकाश गंगा के हर ग्रह, हर सूरज पर उनका राज था। इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी। लियोन नामी इंसान ने इस साम्राज्य की बुनियाद रखी थी और वही राजा बना। इंसानी इतिहास पर नजर डाले तो हमेशा यही हुआ कि अक्सर कोई काबिल राजा पूरे राज्य को सही से चलाता है, मगर उसके मरने के बाद जब कोई और तख्त का वारिस बन जाता है, जैसे उसका बेटा, परिवार में कोई या कोई और, या तो वो बेवकूफ निकलता है या फिर निर्दय, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो जाता है। मगर चूंकि इंसान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी विकास कर लिया था तो क्लियोन ने मरने से पहले जेनेटिक डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसमें उसके मरने के बाद उसी के क्लोन बनाए जाएंगे ताकि एक इंसान राज कर सके सही से। पहला क्लोन जब 30 साल का हो जाता तो उसे राजा बना दिया जाता। दूसरा क्लोन जो बच्चा होता वो 30 साल तक राजनीति सीखता, और जब वो 30 साल वाला क्लोन 60 साल का हो जाता, मतलब बूढ़ा, तो उसकी अलग जगह होती। एक समय पर 3 राजा होते जिन्हें डॉन, डे और डस्क कहा जाता। जिस तरह दिन के 3 पड़ाव होते हैं, ऐसे ही ये सिलसिला 12,000 साल से चलता आ रहा था। एक राजा, एक ही सोच, राज करने का तरीका भी एक, उसूल भी वही और शक्लो सूरत भी वही। यही वजह थी कि साम्राज्य इतना महान बना। जहां राजा रहता था उस ग्रह का नाम ट्रेंटोर था जो आकाश गंगा के बीच में था। ये ग्रह 80 लेवल का था, मतलब कि 40 अरब इंसान यहाँ रहते थे, और ये सब तो ग्रह के सतह पर नहीं रह सकते, इसलिए जमीन के अंदर 80 और लेवल बनाए गए थे। अमीर लोग ऊपर के लेवल्स पर रहते थे, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा, इंसान बहुत ज्यादा थे और हर इंसान की सोच दूसरे से अलग होती है, तो हर ग्रह का अपना कल्चर, अपनी धारणा थी, और जाहिर सी बात है हर कोई राजा से खुश भी नहीं था। अनगिनत युद्ध हुए मगर अभी तक साम्राज्य टिका था। बल्कि अभी जो समय है ये इनका सुनहरा दौर है। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो ये कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, तो सीधा कहानी पर आते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। शुरुआत होती है भविष्य से। इंसान अपनी विरासत को बचाने में कामयाब रहे। हमें सिनिक्स नामी ग्रह दिखाया जाता है जिस पर पानी बहुत ज्यादा था, मगर यहाँ रहने वाले इंसानों ने यहाँ जीना सीख लिया था। वो शांति से रहते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस से नफरत थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे इंसान सिर्फ तबाही ही ला सकता है। सिनिक्स वासी सिर्फ एल्जी और मछलियों पर ही अपना पेट पालते थे। इसी ग्रह पर जन्म हुआ हमारी कहानी के अहम कैरेक्टर गैल डॉर्निक का, जो कि पूरे आकाश गंगा में रहने वाले हर इंसान की तकदीर पर असरअंदाज होने वाली है। हमें गैल डॉर्निक की आवाज सुनाई जाती है जो कहती है
कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे आकाशगंगा साम्राज्य के हर ग्रह के बारे में जानना है। मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी और मैं अपने ख्यालों में ही उन ग्रहों का सफर करती थी, मगर मैं कभी टर्मिनस ग्रह पर नहीं पहुंच सकी। कहा जाता है कि वो जगह इंसानों के जीने लायक है ही नहीं। इस कहानी के काले राज में कई सालों तक समझ नहीं पाई, जब तक कि ये एक लौती कहानी ना बन गई। दोस्तों, ये कहानी कभी भविष्य, कभी अतीत तो कभी वर्तमान की दिखाई जाती है। शुरुआती एपिसोड्स में तो कुछ समझ भी नहीं आता, मगर हर बार हम जिस समय में होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। 35 साल बाद टर्मिनस ग्रह पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि रहस्य में वॉल्ट के पास जाते हैं। ये ग्रह जो है असल में ये आकाशगंगा के चौर पर है, मतलब कि साम्राज्य से काफी दूर, मगर फिर भी ये उन्हीं की मलकियत है। इस ग्रह की अपनी एक कहानी है और यहाँ रहने वाले लोगों की भी। टर्मिनस ग्रह का जिक्र बार बार आने वाला है। इस ग्रह पर एक रहस्यमय संरचना है, एक वॉल्ट। कोई नहीं जानता ये कहां से आया, ये क्या करता है। टर्मिनस पर इंसानों के आने से पहले ही ये मौजूद था। इस वॉल्ट के चारों ओर एक ना दिखने वाली शक्ति थी। अगर कोई इंसान इसके करीब आने की कोशिश करता, पहले वो बेहोश हो जाता और अगर ज्यादा समय वो इस क्षेत्र में रहता तो उसकी मौत हो जाती। ये इस वॉल्ट का डिफेंस सिस्टम था। इंसानों का यहाँ आना मना था, इसलिए कोई इसे पार नहीं कर सकता। बैक टू द स्टोरी। तो ये बच्चे शर्त लगाते हैं कि कौन वॉल्ट के सबसे करीब जाएगा। इसलिए पॉली नाम का एक बच्चा वॉल्ट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट के दायरे में आता है, शक्ति के असर से वो बेहोश होने लगा। ये देखकर उसके बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ सेल्वोर हार्डिन नाम की एक लड़की आती है जो उस बच्चे को बचाती है। बच्चा होश में आता है तो उसे वार्डन कहकर बुलाता है। सिर्फ सेल्वोर ही वो इंसान है जो उस वॉल्ट के करीब जा सकती है। वो उस बच्चे यानी पॉली को वॉल्ट से दूर रहने का कहती है, क्योंकि इसने कई लोगों की जान भी ली है। मगर पॉली कहता है कि तुम सेल्वोर, तुम इस वॉल्ट के सबसे ज्यादा करीब गई हो, जहां आज तक कोई नहीं जा सकता, और तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है इस वॉल्ट का क्या राज है? सेल्वोर कहती है कि किसी को नहीं पता वो वॉल्ट यहाँ क्यों है, बस हमें उससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गेल डोर्निक, सेल्वोर हार्डिन, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये लोग कहानी का अहम हिस्सा है। अब कहानी 35 साल पीछे अतीत की दिखाई गई है। शुरुआत होती है गैलेक्टिक एम्पायर की राजधानी ट्रेंटोर ग्रह से, जहां हम एक मैथमेटिशियन, एक प्रोफेसर, एक जीनियस हैरी सेल्डन को देखते हैं। सेल्डन कुछ लोगों की नजर में हीरो तो बहुत से लोगों के लिए विलन थे। सेल्डन ही वो इंसान थे जिन्होंने आकाशगंगा और गैलेक्टिक साम्राज्य की तकदीर पहले से ही लिख ली थी, या ये कहे कि समझ ली थी। सेल्डन को हम ट्रेंटोर की लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी उसका सौतेला बेटा रेश उसे गाल डॉर्निक की आने की खबर देता है, जो सिनिक्स ग्रह से यहाँ आ रही थी। गेल भी सेल्डन की तरह एक जीनियस है। खैर, रेश उदास हो जाता है और कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। सेल्डन उसे हौसला देता है, समझाता है कि इसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं। दरअसल सेल्डन ने कुछ ऐसे भविष्यवाणियां की है जिस वजह से पूरा राज्य उसके खिलाफ हो गया। इस बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि ये काफी दिलचस्प है। फिलहाल हम सिनिक्स ग्रह पर गाल डॉर्निक को देखते हैं, जो मैथ बहुत अच्छे से समझती है। वो अपने ग्रह को छोड़कर ट्रेंटोर जाने वाली है हैरी सेल्डन के साथ काम करने। हम देखते हैं कि गेल के हाथों में कुछ मोती है जो उसने ट्रेंटोर जाने से पहले अपने चेहरे से निकाल लिए थे। दरअसल ये इनके धर्म का ही एक हिस्सा है जो चर्च के हर व्यक्ति के चेहरे में लगाए जाते हैं। अब याद रख कि इस कहानी में ऐसा कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता जो आज के दौर में है। गेल ने ये मोती निकाल लिए थे क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्या हुआ ये आगे जानेंगे। लेकिन सेनेक्स वासी एक ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें विज्ञान को ज्यादा समझना पाप है। इसलिए सेनेक्स में कोई किताब नहीं है, कोई मशीनरी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, ना ही कोई यूनिवर्सिटी। यहाँ कोई नहीं पढ़ता। मगर गेल सबसे अलग थी, उसे विज्ञान से प्यार था और इसीलिए वो अब यहाँ नहीं रह सकती। उसने नियम तोड़ा। उसके माता पिता दुखी तो बहुत थे, मगर फिर भी वो उनकी बेटी थी। गेल की माँ उसे कहती है कि तुम रुक जाओ बेटा, लेकिन दोनों की बातों से पता चलता है कि उसके ग्रह के लोग अब उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग काफी धार्मिक है। साइंस और मैथ से तो उन्हें सख्त नफरत है, इसीलिए वो गेल से भी नफरत करते हैं। गेल कहती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो मारी जाएगी, ट्रेंटोर पर वो सुरक्षित रहेगी। एक छोटी सी नाव की मदद से गेल को एक जगह लाया जाता है जहाँ एक जमशिप उसे लेने आती है। दुखी मन से अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद वो ट्रेंटोर की ओर अपना सफर शुरू करती है। दोस्तों, जमशिप वो अंतरिक्ष यान है जो कम समय में बहुत लंबा सफर तय करते हैं।
ये एक वार्म होल के जरिए अंतरिक्ष के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाता है। इन जंप शिप को चलाने के लिए अलग ही सभ्यता है। वो इंसान ही है मगर उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें स्पेसर कहते हैं और जंप के दौरान ही ये शिप को कंट्रोल करते हैं। इंसान ऐसे स्टेट में सो रहा होता है, अगर वो इस जंप के दौरान जाग जाता है तो उसके लिए ये खतरनाक है। खैर, अब मैन शिप में आने के बाद उसकी मुलाकात जेरल नामी एक आदमी से होती है। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल गेल ने सेल्डन के द्वारा दिए गए गणित की एक प्रतियोगिता जीत ली है जो पिछले 5 सालों में कोई नहीं जीत सका था। इसलिए उसे सेल्डन से मिलने का मौका मिल गया। अब इन्हें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जाना था, यानी कि ट्रेंटोर पर, जिसके लिए इन्हें गहरी नींद में सुलाया जाता है। मगर बीच सफर में ही गेल जाग जाती है, जो हैरानी की बात थी। स्पेसर जब देखते हैं तो उन्हें भी हैरत होती है। वो गेल को फिर से सुला देते हैं। देखते ही देखते ये लोग बहुत कम समय में राजधानी ट्रेंटोर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ट्रेंटोर ग्रह को समझना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारी दुनिया में किसी एक्सपेंसिव शहर में रहना मुश्किल होता है, मतलब आम लोगों के लिए ट्रेंटोर ऐसा ही है। एक तो ये सम्राट का घर था, ये जगह सुरक्षित थी, पूरे आकाश गंगा का सेंटर माना जाता, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। यहाँ पर सिर्फ एलीट लोग ही रह सकते थे। 80 लेवल्स का एक ऐसा ग्रह जिसके नीचे के लेवल्स में इंसान चूहों जैसी जिंदगी गुजारते थे। सतह पर रहना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। अब सतह से नीचे जितने भी लेवल्स थे उसमें आर्टिफिशियल आसमान और तारों को बनाया गया था। तो चाहे आप सबसे नीचे वाले लेवल पर ही क्यों ना हो, आपको ऐसा ही लगता जैसे आप सरफेस पर ही हो। क्लियोन द फर्स्ट ने जब इस साम्राज्य को खड़ा किया तो उसने ट्रेंटोर के ऑर्बिट में एक स्टार गेट बनाया, एक बहुत बड़ा स्टेशन। वो ट्रेंटोर से एक विशाल पिलर के सहारे जुड़ा था जिसमें हजारों लिफ्ट्स थे। तो जब दूसरे ग्रहों से अंतरिक्ष यान आते वो वहां लैंड करते, मानो जैसे कोई ये स्पेस में एयरपोर्ट हो, और इंसान फिर उन लिफ्ट्स के सहारे ट्रेंटोर पर आते। जिस अंतरिक्ष यान में गेल आई थी वो भी उसी स्टार गेट पर रुक जाता है। यहाँ पर ये एक ब्रिज की तरह काम करता था और ये इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ से नीचे ग्रह तक पहुंचने में 14 घंटे का समय लगता है, वो भी सबसे तेज लिफ्ट को इस्तेमाल करके। ट्रेंटोर पहुंचने पर सभी से उनका परिचय और आने का कारण पूछा जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस ग्रह पर एम्परर यानी सम्राट का राज है और हम ब्रदर डॉन, ब्रदर डे और ब्रदर डस्क को देखते हैं, जो कि इस राज्य के पहले सम्राट यानी क्लियोन द वन के क्लोन्स है, जो कि काफी अरसे से राज कर रहे हैं, पिछले 12,000 साल से। 3 अलग अलग उम्र के लोग इस पूरे गैलेक्टिक एम्पायर पर राज करते हैं। डॉन, जो कि अभी बच्चा है, ज्यादा समय वो एक रोबोट जिसका नाम लेडी डेमर्जल है उसके साथ बिताता है। डेमर्जल भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। वो राजा की सलाहकार भी होती है और एक माँ की तरह भी जब क्लोन बच्चा हो तो। मगर बाद में कुछ राजा इसे इंटीमेसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहानी 200-300 साल बाद की भी दिखाई जाती तब भी हमें ये 3 सम्राट ही दिखाए जाते हैं, एक बच्चा, एक जवान और एक बूढ़ा। असल में बार बार इनके क्लोन्स बनाए जाते हैं तो ऐसा लग रहा होता है जैसे ये वही हो, मगर हकीकत में वो मर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये कहानी कई साल आगे भी जाने वाली है और तब भी आपको यही क्लोन्स नजर आएंगे। ब्रदर डॉन, जो फिलहाल अपने साम्राज्य के बारे में सीख रहा है, जबकि डे राज्य के सभी जरूरी फैसले करता है जब तक कि डॉन बड़ा होकर उसकी जगह ना ले ले, और डस्क अपने अनुभव से डे को फैसला लेने में मदद करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। हर 30 साल में हर क्लोन अपनी जगह बदलता है। तो राज करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें काबिल राजा होगा जिसके पास साम्राज्य चलाने का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, मगर फिर भी इंसानों का क्या भरोसा। खैर, हमें इनका आलीशान महल दिखाया जाता है। कुछ कुछ ये रोमन सभ्यता को दर्शाता है, क्योंकि जो लेखक था उसने भी साम्राज्य का ये कॉन्सेप्ट रोमन से ही लिया था और वो भी काफी शातिर थे, उन्होंने भी दुनिया पर राज किया था। फिर हम देखते हैं कि जवान सम्राट अपने मास्टर ओरेलियो के पास आता है, जो उनके लिए 60 सालों से काम कर रहा था। उसे पता चला है कि ओरेलियो के कमरे से सेल्डन के तीरी की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, इसलिए वो उसे मरवा देता है। अब सेल्डन ने ऐसा क्या बनाया है, ऐसी कौन सी तीरी है जिससे खुद राजा भी खौफ खा रहा है, ये कुछ देर में आपको समझाते हैं। बाद में जब तीनों